हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की आपने जो इस चैप्टर की अम्ल, क्षारक और लवण टॉपिक में जो आपने वीडियोस देखी हैं उनमें आपने अम्लों के बारे में जाना, क्षारक के बारे में जाना, वो किस तरह से अभिक्रिया करते हैं आपस में भी और दूसरे यौगिकों के साथ भी, वो भी आपने देखा। अम्ल और क्षारक का तनुकरण करते हैं, किस तरह से करते हैं और तनुकरण करने पर उनके आयनों की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है वो भी आपने सीखा। अम्ल और क्षारक की जांच हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपने सीखा। ठीक है, तो अम्ल, क्षारक और लवण हमारा टॉपिक तो ये है। तो हम अभी तक सिर्फ अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लवण के बारे में। ठीक है, तो लवण के बारे में अधिक जानकारी आज हम इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। तो लवण के बारे में आपने पहले थोड़ा सा पढ़ चुके हो। आपने लवण कहाँ पर पढ़ा है? आपने पढ़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण बनता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने लवण के बारे में सुना। अब हम और ज़्यादा लवण के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पहले एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इस क्रियाकलाप में आपको सबसे पहले क्या बताया है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको ये जो लवण दिए हुए हैं नेक्स्ट लाइन में पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, इन सब के आपको सूत्र लिखने हैं। और रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं ये आप सीख चुके हो 9th क्लास में। और आपको अगर भूल गए हो आप, तो जब आप इनको लिखोगे तो आप दोबारा से आपको याद आ जाएगा और आप इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको रिवीजन भी आपकी हो जाएगी उसकी। और रासायनिक सूत्र लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि रासायनिक सूत्र लिखते कैसे हैं, आप उनको याद कर पाओगे और जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं आप पढ़ोगे। क्योंकि आप अगर रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो, आप अगर रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, तो रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको रासायनिक सूत्र आने बहुत ज़रूरी हैं। वरना आप कोई भी रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाओगे, क्योंकि रासायनिक समीकरण तो रासायनिक सूत्रों से ही लिखे जाते हैं। तो इसलिए रासायनिक समीकरण सीखने के लिए और समझने के लिए आपको रासायनिक सूत्र आना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इन लवणों के सूत्र लिखोगे तो आप अच्छे से दोबारा से आपको याद आ जाएगा कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं। वैसे भी आपने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा है, ये आपने चैप्टर किया है, तो आप उसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी थोड़ी सी, यहाँ पर और भी हो जाएगी। तो मैं इनमें से कुछ के रासायनिक सूत्र आपको बताती हूँ कि रासायनिक सूत्र, जैसे मैं बात कर रही हूँ सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको पता है कि सोडियम क्या है? Na और कार्बोनेट CO3, लेकिन CO3 जो है वो होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, और सोडियम होता है 1 पॉजिटिव। तो सूत्र में क्या था? सूत्र में ये था कि 1 जो है वो यहाँ आ जाता है और 2 यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से आपका ये क्या सूत्र बन जाएगा? आपका सूत्र बन जाएगा ये Na2CO3 1। CO3 क्योंकि इसका 1 था ना सोडियम का, तो 1 यहाँ पर आएगा। CO3 पूरे के लिए 1 आएगा, तो 1 तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। इसी तरह से हम लिखते हैं एक और का, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र है MgSO4। और आपका दिया हुआ है इसमें सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का सूत्र तो आप रासायनिक अभिक्रिया में भी लिख चुके हो। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3, यह भी मैंने आपको बता ही दिया है पहले भी। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, और इसी तरह से ही मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट लिख सकते हो। पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3। ठीक है, तो आपको पोटेशियम क्या है और कार्बोनेट क्या है, नाइट्रेट क्या है, क्लोराइड क्या है, ये सब लिखना सीखना होगा। और अगर आप भूल चुके हो ये लिखना, तो आप 9th क्लास की बुक निकाल कर अणु और परमाणु की संरचना, इन चैप्टर से दोबारा से सीख सकते हो कि किस तरह से इनके सूत्र लिखे जाते हैं। तो जब हम ये सूत्र लिख लेंगे, उसके बाद हमें क्या बताया क्रियाकलाप में कि उन अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए जिनसे ये लवण प्राप्त हुए हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी,
उदासीनीकरण अभिक्रिया में बताया गया है कि जब अम्ल और क्षारक क्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं। तो इसलिए ये आपको कह रहा है कि जो लवण बना, मान लो ये लवण बना, तो ये कौन से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बना, आपको वो पता लगाना है। क्या आप इनके सूत्र से उसका पता लगा सकते हो? तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि जैसे आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया की थी, उसमें आपने उदाहरण किया था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको तब भी बताया था कि जो जल है ये कहाँ से निकल रहा है। जल निकल रहा है क्षारक के का OH और अम्ल का H, और बाकी जो बच गया उसको हमने जोड़ दिया, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है? बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको सीखनी है, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि लवण के सूत्र में जो आगे वाला पार्ट है वो तो आता है क्षारक से, और जो पीछे वाला पार्ट है वो आता है अम्ल से। ये आपको गांठ बांध लेनी है कि इस तरह से आप इसका जो लवण है उसका सूत्र लिख सकते हो कि आगे वाला आपका जो पार्ट है वो क्षारक से आएगा और पीछे वाला पार्ट अम्ल से आएगा। इस तरह से आप किसी भी लवण के सूत्र को देखकर बता सकते हो कि ये जब बना होगा तो किस अम्ल और क्षारक के बीच में उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई होगी। तो जो यहाँ आपके बताए हुए हैं मैं उन्हीं से ही आपको समझाती हूँ, उन्हीं के ही एग्जाम्पल देकर समझा देती हूँ कि इसमें आपका एक दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, वो हमने कर लिया। एक आपका दिया हुआ है यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट कहाँ से आता है? क्षारक से। तो पोटेशियम है तो आपने क्या करना है, इसका हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखना है KOH। ये तो है हमारा क्षारक। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ से आया? इस क्षारक से आया, लेकिन अम्ल भी है इसके अंदर। अम्ल कौन सा है? नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट कहाँ से आता है? नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। अगर आप सूत्र नहीं लिख सकते, आपको पता है नाइट्रेट का मतलब क्या है, नाइट्रेट और नाइट्रिक दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए नाइट्रेट आया है नाइट्रिक अम्ल से और पोटेशियम आया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। आप नाम भी बता सकते हो, कम से कम आप नाम तो बता ही पाओगे इससे। ठीक है, तो ये KOH है क्षारक और HNO3 है अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया से पोटेशियम नाइट्रेट लवण का निर्माण होता है। ठीक है, इसी तरह से ही आप और देखो, और है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इन सब में देखो सल्फेट वाले मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, बहुत सारे सल्फेट हैं यौगिक यहाँ पर। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सब में सल्फेट है पीछे, और सल्फेट पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट अम्ल से आता है। तो सल्फेट आपने किसी अम्ल से मिलता जुलता नाम है तो आपने पढ़ा है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फेट कहाँ से आया है? सल्फेट आया है सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो इन सभी लवणों में जितने ये लवण दिए हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, इन सब का आपको अम्ल तो पता चल गया। ये सभी आए हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिसका सूत्र है H2SO4। लेकिन अब इनमें सब में क्षारक कौन सा है? क्षारक तो बहुत ही आसान है, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया है, सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। इस तरह से आप उनका बता सकते हो। बहुत ही आसान है ना ये। लवण के फॉर्मूले से या लवण के नाम से आप बता सकते हो कि ये कौन से अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया से बने हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कि उन अम्ल और क्षारक की पहचान कीजिए जिससे कि ये लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। मतलब कि अगर आपके पास दो लवण हैं, उनका या तो आगे वाला हिस्सा सेम है या उनका पीछे वाला हिस्सा सेम है, तो हम उनको एक ही परिवार का कहेंगे। जैसे ये दो लवण बताए हैं यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनका आगे वाला पार्ट सेम है सोडियम, तो ये इनका परिवार कौन सा कहा जाएगा? इनका परिवार है सोडियम लवण का परिवार। ठीक है, ये सभी सोडियम लवण के परिवार से आते हैं ये दोनों। अभी मैंने आपको ऊपर ये बताया, इतने सारे आपके यहाँ पर ये दिए हुए हैं सल्फेट वाले,
ठीक है। तो ये सभी जो लवण हैं ये कौन से परिवार से आए हैं, ये सभी सल्फेट लवण के परिवार से आए हैं। ठीक है, जिनके लास्ट में सल्फेट लग रहा है वो सल्फेट, सभी का जो माइनस वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट जो होता है ना वो माइनस वाला होता है और आगे वाला धन होता है, पीछे वाला ऋण होता है। तो जो इनका सबका ऋण पार्ट जो है वो ऋण हिस्सा जो है वो सेम है, तो इसलिए इन सबका परिवार एक है। और क्या परिवार है, सल्फेट लवण परिवार। सल्फेट लवण जो होते हैं उनके परिवार से ये सभी आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इनमें से जो भी आपको ये सारे लवण दिए हैं ना, इनके परिवारों की पहचान कर सकते हो कि किस किस के परिवार सेम है। ठीक है, इसके बाद अब हम करते हैं लवणों का पीएच। पीएच के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हो कि हम कैसे पीएच पत्र का प्रयोग करके या पीएच जांच करके कैसे हम अम्लों की प्रबलता या क्षारक की प्रबलता और दुर्बलता की जांच कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लवणों की भी पीएच होती है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझाई थी तो वहाँ मैंने मीठा सोडा लिया था और मैंने आपको बोला था कि ये क्षारक है, वो वास्तव में लवण है। मीठा सोडा जो है वो वास्तव में लवण है, लेकिन वो जो लवण है ना उसका जो व्यवहार है, उसका जो प्रभाव है वो क्षारकीय है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्षारक की तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस लवण का जो मीठा सोडा है उसका प्रभाव या उसकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय है। लवण होते हुए भी हम उसका प्रयोग एक हल्के या दुर्बल क्षारक की तरह से कर सकते हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको एक क्षारक की तरह से उसका प्रयोग किया था और उसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया दिखाकर आपको समझाया था उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ भी एक क्रियाकलाप दिया है। तो क्रियाकलाप में है कि निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। ये मतलब इनमें से जो भी आपको मिलता है ना आपको वो ले लेने हैं। जैसे आपके पास घर में सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो नमक हम घर में खाते हैं ना उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है वैसे, लेकिन मेन जो उसके अंदर होता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो आप नमक ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं मिलेगा आपको घर में, एल्युमिनियम क्लोराइड भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों मिल सकते हैं और ये तीन मिल सकते हैं। नमक, सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट है कपड़े धोने का सोडा, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये है मीठा सोडा। ठीक है, मीठा सोडा तो सबके घर पे ही होता है और कई लोग कपड़े धोने के सोडे का भी यूज़ करते हैं, तो कपड़े धोने का सोडा भी आपको घर पे मिल सकता है। आपने क्या करना है, आपने बराबर बराबर मात्रा इनकी लेनी है और बिल्कुल बराबर मात्रा जल इनके अंदर तीनों को अलग अलग लेना है बराबर मात्रा में, और इनके अंदर जैसे आपने बराबर बराबर मात्रा में जल डाल देना है और आपने इनको घोलना है। आप देखो कि कौन सा उसमें जल में ज़्यादा घुल रहा है। तो एक तो आप इस तरह से इन लवणों की घुलनशीलता की जांच कर सकते हो कि जल में किसकी घुलनशीलता अधिक है और किसकी घुलनशीलता कम है। आप समान मात्रा में लोगे, जो ज़्यादा घुल गया या पूरा घुल गया उसकी घुलनशीलता अधिक है, जो कम घुला उसकी घुलनशीलता कम है। जो कम घुला मतलब बचा रह जाएगा ना वो, अगर जो बचा रह गया तो उसकी घुलनशीलता कम है। ठीक है, तो जल में इनकी विलेयता का मतलब घुलनशीलता ही होता है कि वो चीज़ जो लवण है वो घुलता है उसमें या नहीं घुलता है। वैसे यहाँ पर आश्रित जल का प्रयोग करने का कहा गया है। आश्रित जल या आसुत जल एक ही है। जो मैंने आपको बताया था कि वो प्योर जल होता है, उसके सभी कण जल के ही होते हैं, उसमें कोई लवण नहीं मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपने घोल बना लिया, आपको लिटमस से इनकी जांच करनी है और देखना है कि इनमें से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है और कौन सा क्षारकीय प्रकृति का है। जब आप इनकी जांच करोगे, तो मैं इन तीनों के बारे में तो आपको बता ही रही हूँ, तो ये जो तीनों ही हमारे ये आपकी क्षारकीय प्रकृति के आएंगे। सॉरी, ये नहीं आएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दोनों क्षारकीय प्रकृति के आएंगे। अब सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं आएगा, उसमें भी सोडियम है, और ये क्यों आएंगे, सोडियम होने का मतलब क्या क्षारकीय प्रकृति होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप कह सकते हो या आप बता सकते हो कि क्यों ये वाला लवण जो है इसका विलयन क्षारकीय प्रकृति दिखा रहा है और दूसरे का विलयन अम्लीय प्रकृति दिखा रहा है।
तो उसको समझने के लिए जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे हम पता लगाते हैं लवण के सूत्र से कि वो कौन से अम्ल और क्षारक से बना है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है दोबारा से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो लवण है हमारा वो क्षारकीय प्रकृति का है या अम्लीय प्रकृति का है या उदासीन भी है। ठीक है, तो उदासीन कैसे है और क्षारकीय कैसे है, अम्लीय कैसे है, तो इसके लिए मैं इन्हीं में से ही जो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं इन्हीं में से ही 2-3 ले लेती हूँ। ठीक है, और उनके द्वारा आपको समझाती हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं लेती हूँ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि सोडियम क्लोराइड कौन से अम्ल और क्षारक से बनता है। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और अगर आपने दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक के उदाहरण याद किए हैं, जो मैंने आपको बताया था इनकी प्रबलता दुर्बलता के बारे में, आपने वो अच्छे से समझा था, तो आपको पता होगा कि ये एक प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH एक प्रबल क्षारक है। अगर दोनों अम्ल और क्षारक दोनों प्रबल हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो इनसे लवण बनेगा वो लवण उदासीन होगा, क्योंकि उस लवण में ना तो अम्ल का जरा सा भी प्रभाव रहा, ना ही क्षारक का जरा सा भी प्रभाव रहा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के थे, दोनों समान प्रबलता के थे, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इसलिए जो हमें जो हमें लवण मिला वो उदासीन मिला। ठीक है, और जो उदासीन होता है उसकी pH का मान क्या होता है, आपको बताया था मैंने, उसकी pH होती है 7। तो जो सोडियम क्लोराइड का विलयन आप लोगे, अगर आप उसको pH पत्र से जांच करते हो उसकी, तो उसकी pH 7 आएगी, क्योंकि ये उदासीन लवण है। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि अगर जो लवण एक लवण जिन अम्ल और क्षारक से बना है उनकी प्रकृति से पता चलेगा कि जो लवण बना है उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारकीय है, अम्लीय है या उदासीन है। ऐसे ही हम और उदाहरण लेते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण लेती हूँ सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 इसका सूत्र है, और ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया से ये बना है। ठीक है, तो इसमें ये भी आपने पढ़ा ही है कि ये प्रबल है, ये जो क्षारक है ये प्रबल है, लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी ना, तो ये भारी पड़ेगा उसके ऊपर। उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हो जाएगी, लेकिन जो ज़्यादा प्रबल है वो इस पर भारी पड़ेगा। लवण तो बन जाएगा, लेकिन इस लवण में इस प्रबल वाले का प्रभाव आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा लवण बना, ये लवण प्रबल कौन था इनमें से, दोनों में से प्रबल था क्षारक, तो इसलिए ये क्षारकीय प्रकृति का होगा, क्षारकीय या क्षारीय प्रकृति का होगा ये लवण। ठीक है, तो अगर आपको पता है, पहले तो आपने ये सीखा कि लवण कौन से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से बना है। फिर अगर आपको ये भी पता चल गया कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो कि जो लवण, जिस लवण की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। उसके लिए हम लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट बना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से। अब आप पहले तो जैसे ही मैं ये बता रही हूँ आपको सोच लेना चाहिए कि ये जो दोनों अम्ल और क्षारक हैं इनकी प्रकृति कैसी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों काफ़ी प्रबल क्षारक हैं, तो ये प्रबल हो गया। ठीक है, और जो ये नाइट्रिक अम्ल है, 3 मैंने आपको अम्ल बताए थे जो बहुत प्रबल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो ये नाइट्रिक अम्ल भी प्रबल है, दोनों प्रबल हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर लेंगे, इसलिए जो हमारे पास लवण आएगा वो उदासीन होगा और उसकी pH होगी 7। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और ऐसे ही हम और भी देखते हैं, और भी हमें दिए हैं। जैसे हमें दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो मैं आपको एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में भी बताती हूँ। एल्युमिनियम क्लोराइड सूत्र लिखना आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए।
एल्युमिनियम आएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से AlOH3, और क्लोराइड आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो इसको तो देखते ही आपको पक्का याद आ गया होगा कि ये प्रबल अम्ल है। इसके बारे में हमने बहुत बात की है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में, ठीक है। इन दोनों की अभिक्रिया से एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, वो जितना प्रबल ये अम्ल है ना, उससे ये थोड़ा दुर्बल है, ठीक है। तो ये दुर्बल होने के कारण जो एल्युमिनियम क्लोराइड है उसमें किसका प्रभाव आएगा? प्रबल वाले का आएगा। और प्रबल क्या है? अम्ल है, इसलिए इसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और इसकी pH कितनी होनी चाहिए? इसकी pH होनी चाहिए 7 से कम, ठीक है। तो इस तरह से आप लवणों की प्रकृति बता सकते हो। और आपको ये भी पता चल गया कि लवण कितनी प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया लवण 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन से हैं? उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय या क्षारीय लवण, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं और आप इनके उदाहरण भी बता सकते हो। उदासीन लवण का उदाहरण बहुत ही कॉमन NaCl, ठीक है। अम्लीय लवण का उदाहरण है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल से बना हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्षारकीय लवण का उदाहरण सोडियम का कोई भी लिख दो, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो ये लवण हैं 3 तरह के, और इनके उदाहरण मैंने आपको साथ साथ समझा दिए हैं। इसमें आपका इतना ही है। और आपका ये इस तरह से आप सारणी भी बना सकते हो। और जैसे पहले वाले के लिए मैंने आपको सारणी बताई थी ना कि आप शायद मैंने नहीं बताई, तो आप ये जो मैंने आपको करवाया अभी, ये वाली जो क्रियाकलाप के बारे में बताया, आप इसको भी सारणी बनाकर लिख सकते हो। सारणी में आपको क्या करना है, एक तरफ आपने लिखना है लवण का नाम, दूसरी तरफ आपने लिखना है कि वो कौन से अम्ल से बना है, और तीसरे कॉलम में आपने लिखना है कि क्षारक कौन सा था उसमें। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपने इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है लवण, यहाँ आपने लिखना है अम्ल, और यहाँ आपने लिखना है क्षारक। तो यहाँ आप लवण का नाम लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया सोडियम क्लोराइड, कौन से अम्ल से आया है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और ये कौन से क्षारक कौन सा था इसमें? NaOH। इस तरह से एक सारणी बना लेनी है आपने, और इन सब के लवणों और इन सब के अम्लों और क्षारक के इस तरह से नाम आपने लिखने हैं, जिससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे ये। इसी तरह की एक सारणी आप इनके लिए भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे ये बताई हुई है। या आपने जो ऊपर सारणी बनाई ना, उसी में ही साइड में आप pH भी लिख सकते हो या प्रकृति लिख सकते हो। जो अभी मैंने आपको सारणी बनाने के लिए बताया है कि उसमें आपने 3 मैंने आपको बताया ना, तो आप एक 4th कॉलम भी बना सकते हो जिसमें आप उनकी प्रकृति लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाले में लिखा, पहले लिखा था सोडियम क्लोराइड, तो उसकी प्रकृति क्या है? उदासीन। इस तरह से एक ही सारणी में आप दोनों क्रियाकलापों को अच्छे से बता सकते हो। यहाँ लिखा लवण, यहाँ अम्ल, यहाँ क्षारक और उसकी प्रकृति, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण होते हैं उनकी pH का मान 7 होता है और ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के जो लवण होते हैं उनकी pH का मान 7 से कम होता है, क्योंकि प्रबल वाले का प्रभाव आएगा और वो अम्लीय होंगे। और जो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण हैं उनमें प्रबल वाले का प्रभाव यानी कि क्षारक का प्रभाव आएगा, इसलिए उनकी pH 7 से अधिक होगी और वो क्षारकीय होंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छे से करना है, समझना है। और कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।